न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आज ये पॉडकास्ट, आज उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने ये पंक्तियाँ लिख करके पूरे देश को एक पैगाम देने की बात की कि असल में ये भारत बना कैसे है। वो जब 8वीं में पढ़ते थे तो छंद लिखने लगे। आप सोचिए कि 11 साल का एक नौजवान कविता लिख रहा है कि वतन के मेहनत कश मजदूर, खेत की माटी के सिंदूर, उठो मैं अपने गीतों से तुम्हें आवाज लगाता हूँ। एक प्रसिद्ध कवि, विचारक, लेखक, साहित्यकार, समाजवादी चिंतक और बाद में चलकर एक प्रखर राजनेता, लगभग 9 दशक की जिंदगी में एक बहुत बड़ी जिंदगी जी लेने वाले प्रख्यात कवि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी आज की बातचीत में हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद सर आपको इस बातचीत के लिए अपनी सहमति जताने के लिए। धन्यवाद लक्ष्मण जी। आज मैं आपसे बातचीत करने के इस मौके का उपयोग इस तरह से करना चाहता हूं कि हम लोग कुछ कविताओं पर बात करेंगे और ये समझने की बात करेंगे कि इस 8-9 दशक की ज़िंदगी में आपने जितने उतार चढ़ाव, जितनी बड़ी यात्रा आपने की है, उन्हें कविताओं और विचारों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआती जीवन आपका कैसा रहा? जितना हमने थोड़ा सा देखा, खोजा कि शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद से धीरे धीरे मार्क्सवादी विचार, फिर समाजवादी विचार की एक यात्रा रही, तो उसका थोड़ा अतीत क्या है? एक बात तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि हालांकि जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती है, लेकिन सौभाग्य तो होता है। मेरा जन्म एक ऐसे शिक्षित परिवार में हुआ जो उस समय का सबसे शिक्षित परिवार माना जाता था। पूरी मैनपुरी ज़िले के शिक्षित परिवारों में प्रमुख। मेरे बाबा 1893 में उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज से बीए किया। उसके बाद हमारे पिताजी और ताऊ जी वगैरह सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे, यहाँ तक कि हमारी बुआएं भी। उस ज़माने में जब शिक्षा कम थी और मेरा जन्म भगवान कृष्ण के जन्मदिन के साथ हुआ। मैं एन जन्माशाला की हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में 18 मई लिखा है, लेकिन मेरा जन्म जन्माष्टमी का है। तो इसलिए मुझे इस बात का ये एहसास रहा हमेशा कि मैं यादव कुल में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पिछड़ा नहीं हूँ। मैं भगवान कृष्ण के कुल में हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई हुई वो आपके आगरा विश्वविद्यालय, और मेरी पढ़ाई की शुरुआत तो हुई थी गांव में। एक जो मेरे गांव में केशव देव पंडित जी थे, वो देव कवि के 3री-4थी पीढ़ी के थे और वो कविता बहुत अच्छी लिखते थे। तो वहीं से मुझे कविता के साथ संस्कार मिले। तो गांव में मैंने पढ़ा 6वीं तक। फिर मैं चला आया शुकाबाद। तो शुकाबाद में अहिर हाई स्कूल, अहिर कॉलेज का जो वो था, AK कॉलेज कहलाता था, उसमें मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से फिर बीए तक मैं वहीं उसी कॉलेज में पढ़ा। आपके जीवन का जो एक हिस्सा बहुत बड़ा रहा कि हम राजनीति पर आएंगे कालांतर में, लेकिन जितना हम आपके बारे में जब पड़ताल कर रहे थे तो ये पता चला कि आप अपने छात्र जीवन में ही भी राजनीति से जुड़ गए थे। उसका क्या किस्सा है? मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति एक ऐसा विषय है कि जैसे कोई कहे कोई जुड़ता नहीं है। हम अगर 2 भाई बहन हैं तो वो भी अगर उसमें उनमें भी राजनीति होती है, उनमें है। तो राजनीति माने क्या होता है कि अपना एक सोच जो दूसरों पे हम लगाना चाहते हैं। हमारे पिताजी जो थे वो चेयरमैन का चुनाव लड़े कई बार। शुकाबाद नगर पालिका के वो प्रेसिडेंट भी रहे, मेंबर भी रहे बहुत साल। तो उनके हर चुनाव में मैं रहा। तो एक तरह से राजनीति। फिर मैं जब बीए में खुद था तो मैं AK कॉलेज शुकाबाद का जो
स्टूडेंट्स यूनियन थे उसका प्रेसिडेंट हुआ सन 55 में। उसी साल मैंने ग्रेजुएशन किया। तो राजनीति में तो तब से जुड़े रहे, लेकिन हमारे परिवार क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा था, तो इसलिए वैचारिक रूप से के मामले में हमारे यहाँ सभी विचारों के लोग थे, आपस में बात होती थी शाम को। तो उससे मुझे कि ये लगा कि ये जो बदलाव जो चाहते हैं समाज में, वो लोग प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, और जो बदलाव नहीं चाहते हैं वो प्रतिक्रियावादी हैं, वो यथास्थितिवादी हैं। तो हमारे ऊपर वो प्रभाव पड़ा कि इस समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो जात पात की छूत छात है, ऊंच नीच है, अमीरी गरीबी है, औरत मर्द का जो भेद है, तो समाजवादी अध्ययन तो बाद में किया, लेकिन बचपन से ही हमको ये संस्कार दिए गए परिवार में रह के। जी। मैं आपकी कविता से बातचीत आगे बढ़ाता हूँ। आपने लिखा कि दौलत के आगे पीछे जब मेहनत नहीं होती, बरकत जिसे कहते हैं वो बरकत नहीं होती, शाहों ने सर झुकाए फ़कीरों के सामने, किरदार से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। तो जो आपका किरदार बन रहा था, मैनपुरी, शिकोहाबाद की वो बस्तियां जहां आपकी शुरुआती तालीम होती है, और उसके बाद वहां से होते हुए पैरामारीबू विश्वविद्यालय सूरीनाम, उसने आपको आचार्य की मानद उपाधि दी। आप डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन सम्मान से सम्मानित हुए, शायरे यकजहती सम्मान भी आपको मिला, और विद्रोही स्मृति सम्मान मिला। तो लिखने का फ़लसफ़ा, मैंने अपने शुरुआती परिचय में भी ये बात साझा की कि आप तब 11 साल के थे जब आपने वो प्रगतिशील समाजवादी कविता लिखी। तो आपकी कविता लेखन की शुरुआत और उसकी विचार, जो पूरी कविताओं की एक यात्रा है, आपकी 3-4 किताबें आ चुकी हैं, एक किताब तो मेरे हाथ में आपकी हिंदुस्तान सबका है, उसमें एक समाजवादी प्रगतिशील वही विचार नज़र आता है जो अभी आप साझा कर रहे थे। तो वो लेखन की शुरुआत का क्या इतिहास? देखिए, मैंने बताया कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उसमें दोनों तरह के लोग थे जी। जो जैसे है, एक हमारे ताऊ जी थे जो प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे फिलोसफी के, प्रोफेसर मदन सिंह साहब। वो बिल्कुल उस तरीके से रहते थे जैसे कि रहना चाहिए प्रोफेसर को उस समय। लेकिन एक दूसरे ताऊ जी थे, वो बिल्कुल फ़कीर थे, और वो रहते थे बिल्कुल अपने, वो भी प्रोफेसर थे, एक MA इकोनॉमिक्स से थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो अपने ऐसे ही मस्त रहते थे, सादा। वो मैंने देखा कि लोग उनसे ज़्यादा जुड़ते थे, उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते। तो एक मन में ये आया कि ये जो जितना आदमी कपड़ों से प्रभावित नहीं होता जितने के आचरण से होता है, किरदार से होता है जी। तो वो मेरे दिमाग में हुई कि किरदार एक बड़ी चीज़ है, किरदार से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। तो वो फिर लेखन में आने लगा। फिर ये तो आएगा ही, जब विचार मन में आएगा तो ये तो कविता बाद में लिखी है। हाँ। लेकिन मैं शुरू से, मैं आपको ये बता दूं कि एक बार मैं जब अपने गांव में था तो ताऊ जी का एक, जो हमारे ताऊ जी थे, उनका एक घोड़े पे वो करने आता था, खुरैरा वुरैरा, तो वो उसका दर्रा नाम था, और वो किसी तो उस सब लोग उससे दर्रा दर्रा कहते थे। तो हमने भी एक दिन कह दिया हमने दर्रा, तो हमें बुलाया गया और कहा कान पकड़ो, ये तुमसे बड़े हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं। और तो वहाँ से हमको ये शिक्षा दी गई कि ये जात पात छोटी बड़ी नहीं होती हैं, उम्र से बड़ा होता है और काम से आदमी बड़ा होता है। तो ये जो ये आगे जब सूत्र जो है, बीज रूप जब प्रस्फुटित हुआ होगा, तो वो समाजवादी सोच में या गांधीवादी सोच में या कहेंगे टॉल्स्टॉय वाले सोच में चला गया होगा। तो एक किस्सा मैं देख रहा था सर कि जब आप सैफई गांव, जो बाद में बहुत प्रचलित हुआ, और मैं फिर से दर्शकों को बता दूं कि जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, अभी मैं आऊंगा उस विषय पर कि वो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और रक्षा मंत्री रहे, आदरणीय नेताजी के भी गुरु रहे हैं। वो वही विद्यालय है, जैन इंटर कॉलेज। तारीख आपके बारे में जो मिल रही है कि लगभग
1958 का वक्त है शायद, जब आप उसी जैन इंटर कॉलेज में बतौर अध्यापक नियुक्त हो रहे हैं और उसी वक्त नेताजी 10वीं 11वीं के विद्यार्थी हैं, तो वहाँ से एक जुड़ाव था। सबसे शुरुआत में पहला वाकया जब आप अपने कक्षा में परिचय ले रहे हैं विद्यार्थियों को कि भाई मेरा नाम है उदय प्रताप, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आप अपना परिचय दीजिए, तो एक परिचय सामने से आता है कि ये नेताजी हैं। तो आपने दिलचस्पी दिखाई कि भाई 11वीं का विद्यार्थी नेता, वो किस्सा क्या है? ऐसा था कि मैं जब मेरा 8 जुलाई 1958 को मेरा नियुक्ति, वहाँ मैं पहले दिन गया था जी। और ये दूसरे तीसरे दिन जब मैं पहले दिन क्लास में पहुँचा तो मुश्किल से 11-12 लड़के उस दिन क्लास में थे अंग्रेजी में उस वक्त। तो इंग्लिश में तो उसमें जो लड़के थे, तो मैं लड़कों से एक संपसूत्र बांधने के लिए मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि मैं तो अपने बारे में पहले आपको बता दूं, फिर आप सब लोग अपने बारे में बताइए एक एक करके। तो मैंने जब अपने बारे में तो बता ही दिया मैंने। फिर उसके बाद जब बात हुई तो जब ये खड़े हुए तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम मुलायम सिंह है। तो इनके साथ एक थे, इनके चौबेपुर के इनके साथी रहते थे, रामरूप यादव जी। वो इनके साथी थे हमेशा से और बाद तक रहे। बाद में वो जैन कॉलेज में टीचर भी साथ साथ हुए दोनों लोग। तो रामरूप ने कहा कि साहब इनको नेताजी भी कहते हैं, हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं इन्हें, नेता मुलायम सिंह यादव। तो मैंने पूछा कि नेताजी कैसे हुए? तो फिर वो 2-3 बातें सूचनाएं मिली हमको। एक कहानी तो रामरूप ने बताई, एक उन्होंने खुद बताई। उन्होंने कहा कि मैंने जो लोहिया जी ने सिंचाई की दरें बढ़ गई थी उसके खिलाफ आह्वान किया था जेल भरने को। नहर रेट आंदोलन, नहर रेट आंदोलन जो था, उस आंदोलन में जब आह्वान में हम भी शामिल हो गए। और जब हम खड़े हो गए जाके लाइन में, वो जो गिरफ्तारी दे रहे थे, तो उसने कहा कि आपकी उम्र बहुत छोटी है, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनसे कहा कि गिरफ्तार करो चाहे मत करो, लेकिन जो विरोध करने वालों में नाम हमारा लिखा जाए। और तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को। दूसरी कहानी रामरूप ने सुनाई कि ये जब और छोटे थे, 1 साल 2 साल पहले, तो उस समय ये किसी शेड्यूल कास्ट किसी दलित के यहाँ अपने दोस्त के यहाँ खाना खा लेते। हाँ, ये मिलता है कि तब वो 8वीं के विद्यार्थी थे। हाँ, 8वीं थे, 8वीं और वहाँ रहे हों 7वीं। तो ये मुझे बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो कोई कि दलित में। और उसका ये हुआ कि उस समय जैसा समाज था तो यादव समाज भी उस वक्त बहुत कोई वहाँ इतना जागरूक नहीं था। तो उन लोगों ने कहा कि तो बहुत गलत हुआ है, इनको जात से बहिष्कृत किया जाए, ऐसी चर्चा चली। तो इनके जो एक दाऊ थे इनके, वो और इनके पिताजी ने कहा कि हमें परवाह नहीं है, हमें किसी के, हमने उस लड़के ने कुछ नहीं किया, ये तो समाज में अब नया जो समाज आने वाला है, हमारा संविधान आने वाला है, तो अगर जिस संविधान की हम आज चर्चा करते हैं वो जागरूकता मुलायम सिंह जी के उसमें 8वीं क्लास में थी। और ये बात 1955 की है, 55 की 56 की है। और तब ये किस्सा, और ये मुझे लगता है कि लोगों को जानना चाहिए। ये अब बात प्रचलित अच्छा, उस वक्त इसको लोग ज़्यादा नहीं चर्चित करते थे जी। जब ये नेता हुए, जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उसी गांव के लोगों ने, वो सब लोग आते थे, उन्होंने फिर इसको किस्से को हमको और रंगीन करके बताया। अच्छा, और ये बहुत दिलचस्प किस्सा है कि एक यादव घर का बहुत 8वीं का विद्यार्थी अपने दलित दोस्त के यहाँ खाना खा रहा है और जात बदर करने के बाद उनके दिमाग में दलित और नॉन दलित था ही नहीं। हाँ, ये जो बात है, लेकिन उससे बड़ी बात ये कि जब बाद में ये हुआ कि आपको जाति बाहर किया जाएगा तो माफ़ी नहीं मांगी। नहीं, माफ़ी नहीं, किसी ने, उनके पूरे परिवार ने साथ दिया, पूरा यानी जो बड़ा परिवार था और वहाँ का जाना माना परिवार था। उन्होंने चिंता, उन्होंने कि हमें कौन परिवार से निकाल देगा, का जज समाज से बहिष्कृत कौन करेगा। और ये संविधान लागू, गलत कोई, हमने गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया तो उसको हमसे कर दो तो कर दो। और फिर उसके बाद फिर सारा का सारा वो माहौल जो है, जो जिन्होंने बहिष्कृत किया था, फिर वो उसी रंग में रंग गए
जिन मुलायम सिंह जी के रंग में, जब बाद में नेता हुए तो। यानी एक शुरुआती बचपन में नेताजी के भीतर ये एक विचार था कि समाज ये जन्मजात, देखिए इसे किसी ने पढ़ाया नहीं था, ये बात किसी ने कही नहीं थी, न उन्होंने उस वक्त गांधी पढ़े होंगे, न लोहिया जी पढ़े होंगे, उनके मन में था ही नहीं ये बात, मन में ये दो तरह की बात। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये जो लोग बाद में अभ्यास से सीखते हैं उनमें जन्मजात थी। आपकी कविता का एक छंद है कि पुरानी कश्ती को पार लेके फकत हमारा हुनर गया है और नए खेवैया समझ रहे हैं नदी का कहीं न समझे नदी कहीं का न समझे। ये इसके पीछे मैं ये बताऊंगा कि एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था और वहाँ एक कवि सम्मेलन में जो संचालन कर रहे थे उन्होंने कुछ पुराने कवियों के बारे में कह दिया कि वो तो अब फ्यूज बल्ब है, पुराने कवियों के बारे में जी। तो और ऐसा कुछ अपमानजनक शब्द कहा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने फिर उनको वही माइक से बताया कि ये कविता तो एक दरिया है जो कबीर से बह रही है, उससे पहले से बह रही है, अगर जागने को और चंद्रबरदाई से बह रही है, और उसमें नदी बहती जाती है, उसमें नई पानी आता जाता है, चलता जाता है, उसी तरह से आज हम तक पहुँचे। तो ये नहीं कहना चाहिए कि फ्यूज़ बल्ब है। अब ऐसे तो कबीर को फ्यूज़ बल्ब आप कह सकते हैं, तुलसीदास को भी कह देंगे किसी को। कविता जो है कविता होती है, वो कविता अगर है तो वो एक शेर है ना कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, अगर होता है तो फिर अच्छा बुरा नहीं होता। तो वो कविता अच्छी बुरी नहीं होती है, कविता अपने सबका अर्थ होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मेरे मस्तिष्क में थी, वो नई पीढ़ी के वो थे। तो उसके बाद मैं सोचता रहा, उसी रात मैंने फिर ये कविता लिखी कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। वो कबीर की कविता का पानी अभी भी नहीं उतरा है, तुलसी की कविता का पानी नहीं उतरा। भले डॉक्टर इकबाल चले गए हों पाकिस्तान और वो न हो, लेकिन उनकी वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो अभी पड़ जाए। कविता कभी पुरानी या ढलती नहीं ढलती नहीं, बस यही बात। आपका जो सबसे प्रमुख परिचय, मैं चूँकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, प्रोफेसर भी रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन जो कविता की पूरी दुनिया है, मतलब मेरे सबसे प्रिय कवि कबीर हैं, और वो तब भी कह गए कि संतो ऐसा जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। तो कविता हमेशा ताकत देती है, और आप इस देश के कवि सम्मेलनों के बहुत बहुश्रुत कवि रहे हैं। आपकी कविताएं बहुत पसंद की जाती रही हैं। एक छोटा सा किस्सा 1960 का मिलता है कि और वो विद्यालय भी शायद मैं जितना शोध कर पाया हूँ, फिर आप उसको पूरा करिएगा। 1960 का वक्त है और स्थान भी है जैन इंटर कॉलेज करहल सैफई के पास, जो 3 किलोमीटर दूर है उससे। और वहाँ 1960 में एक कवि सम्मेलन हो रहा है, जिसमें उस ज़माने के बहुत प्रख्यात विद्रोही कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही अपनी कविता पढ़ते हैं, जिनको जाना इसलिए जाता है कि मैं लिख न सका कुछ भी रिसालों के वास्ते, उत्तर न बन सका हूँ सवालों के वास्ते, लेकिन सियाह रात जब छाएगी मुल्क पे मेरी तलाश होगी उजालों के वास्ते। जिनको गोपाल दास नीरज हिंदी का नजरुल इस्लाम कहा करते थे, दामोदर दास विद्रोही, वो अपनी कविता पढ़ रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी सावधान। और उस समय एक दरोगा आकर के विद्रोही को रोकता है कि ये कैसी कविता पढ़ रहे हो, बंद करो। और ठीक उसी वक्त एक बहुत कम उम्र का एक नौजवान शख्स जिसे पहलवानी का शौक होता है, और वो उस कविता और उसके मर्म को इतना जज्ब कर रहा होता है कि वो मंच पर चढ़ता है और उस दरोगा को उठाकर पटक देता है। शायद कविता के बाद जब दामोदर स्वरूप विद्रोही उस मंच की सदाकत कर रहे, यानी अध्यक्षता कर रहे
उदय प्रताप सिंह से पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है, तो पता चलता है कि इसका नाम मुलायम सिंह यादव है। ये घटना तो सही है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन कर लीजिए। जी। एक तो ये सन 60 की नहीं है, ये 64-65 की है। तब मुलायम सिंह जी छात्र नहीं थे, टीचर हो गए थे उसी कॉलेज में। लेकिन चूंकि हम लोग, हमारे विद्यार्थी भी रहे थे वो, तो वो मंच पे तो बैठने का सवाल नहीं था, वो जनता में बैठे हुए थे। और ये और इनके साथ तमाम लोग बैठते थे, छात्र हमारे तभी सभी विद्यार्थी थे और टीचर्स भी कई विद्यार्थी थे। रामरूप जी भी उसमें हमारे विद्यार्थी थे। एक 3 तो हमारे विद्यार्थी बैठे थे, नारायण दास दुबे थे, रामरूप थे और ये थे। और वो कब मैं अध्यक्षता नहीं कर रहा था, रामधारी सिंह दिनकर मंच पर थे और बड़े बड़े कवि बैठे थे, मैं तो सिर्फ संचालन कर रहा था। ये देश संशोधन मैं करूँगा। और हुआ ये था कि एक दरोगा आया, उस समय जो हमारे प्रिंसिपल थे उनका नाम था CL द्विवेदी, और वो कांग्रेस के PCC के मेंबर थे। तो वो जाहिर है विद्रोह जी की कविता जो थी उस समय कांग्रेस के खिलाफ थी, दिल्ली की गद्दी सावधान। तो वो दरोगा ने ये सोच के कि मैं उनकी दुबे जी की वो कर लूँगा, वो खुश हो जाएंगे। वो भी बैठे थे दिनकर जी के पास, वो सभी दिनकर जी जब आए तो उस समय उन्होंने ये किया कि उस दरोगा ने कहा कि साहब ये कविता राष्ट्रद्रोही है, इतनी न कोई उसने किया। तो मैंने इनको इशारे में कहा कि इनको दरोगा जी को बाहर ले जाओ, ऐसे नेताजी, हाँ, इनको समझाओ। तो मुलायम सिंह जी उन्हें बाहर ले गए और उनको समझा दिया कि दिनकर जी बैठे हैं, उन्हें ऐतराज़ नहीं है और आपको ऐतराज़ क्यों है, आप जाइए, ये कब सम्मेलन हो रहा है और आपको यहाँ आना नहीं चाहिए। तो कुछ इनकी बात हुई और मंच पर उठक पटक की कोई बात नहीं हुई है। पीछे क्या हुआ, कैसे समझाया, लेकिन मुलायम सिंह जी खुद ही कहते हैं कि मैंने उनको समझा बुझा के भेज दिया। वो टीचर थे तो उस वक्त ये इतनी बात लोगों ने बाद में जोड़ दी। इसीलिए मैंने सवाल इसीलिए पूछा कि इस पर ढेर सारे वीडियोस बने हैं। नहीं, वो गलत है, चलती हैं। हाँ वो गलत है। मैं तो मंची पे बैठा था और मैंने ही कहा था मुलायम सिंह जी को की तरफ इशारा करके मैंने कि इनको समझाओ। अच्छा, और वो हमारे प्रिंसिपल जो थे उन्होंने भी कहा कि ये एक कवि सम्मेलन में तो सबको आज़ादी होनी चाहिए कविता पढ़ने की। हाँ। और मुझे याद है मतलब वही, लेकिन वो जब नमक मिर्च मिला के लोग कहते बाद में इस तरह के बन गया। हाँ, इसीलिए जो इंटरनेट से लेकर के तमाम किस्सों में मिला वो यही मिला, वो गलत है। और दिलचस्प क्या है सर कि मतलब माना कि हम हर शाम को ढलते ही रहेंगे और लेकिन हर एक सुबह निकलते ही रहेंगे। हम कवि हैं, सूर्य पुत्र अंधेरे के वक्ष पर जलते थे, जलते रहे हैं, जलते ही रहेंगे। तो विद्रोही जी को बाद में जब खुद मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया। देखिए, जो बात तो ऐसे ही में आता है कि नेताजी का साहित्य और कविता से एक बहुत गहरा रिश्ता भी रहा। मैं थोड़ा लौटता हूँ फिर आपकी किताबों की दुनिया में थोड़ा। अभी तक आपसे बातचीत और शोध के बाद पता चला कि 4 किताबें, जिनमें से देखता कौन है शायद पहली किताब, और तुम्हें सूझता रहा, शब्द से संसद तक, और एक चौथी किताब हिंदुस्तान सबका है जो ये 4 किताबें आपके प्रकाशित हैं। और उस साहित्य की दुनिया से जब पहला चुनाव लड़ रहे हैं नेताजी और उनको चुनाव लड़वाने में 3 लोग जो हैं उनमें से एक हैं उदय प्रताप सिंह जी, तो वो किस्सा क्या है पहले चुनाव का नेताजी का? देखिए, वो उसमें उस समय करहल में मैं तो बहुत अशिक्षित इलाका था वो जी। यानी आप ताज्जुब ये करेंगे कि उस समय तक वहाँ पर हाई स्कूल पास लोग कम मिलते थे
अरे मैं जब सड़कों पर निकलता था तो वो लोग ऐसे कहते थे कि ये उदय प्रताप सिंह जो है यादव हैं और एमए अंग्रेजी में, यानी बहुत बड़ी बात समझी जाती। उस समय वहाँ पर क्या हुआ कि जब ये जब पढ़ लिख गए सन 63 में, और जब अध्यापक भी हो गए, तो 63 में लोहिया जी ने पहला चुनाव लड़ा। तो उस चुनाव में के सिलसिले में हमारा उनसे संपर्क हुआ। नत्थू सिंह यादव जो थे वो जसवंत नगर से एमएलए थे सिटिंग। 1962 रहा होगा, 62 से 67 लोहिया जी लोग। हाँ ना, 63 में चुनाव पहला लड़े थे वो। मैं उनसे उसमें की बात नहीं कर रहा, मैं उनके और नत्थू सिंह के बड़े अच्छे संबंध थे। नत्थू सिंह जी ने उनसे कहा कि हमारे एक लड़का बहुत अच्छा है और वो होशियार भी। उससे पहले एक यादव महासभा का सम्मेलन हुआ था इटावा में 1966 में। तो उसमें जो स्वागत समिति बनी थी उसके अध्यक्ष मुलायम सिंह जी को इसलिए बनाया गया था जिससे कि वो सब उनके स्वागत सत्कार कर सके। उसमें उन्होंने बहुत काम किया, उससे नत्थू सिंह बड़े खुश थे। तो कह लगे कि मैंने उनकी कार्य क्षमता भी देखा है, उनका प्रबंधन भी देखा है, तो उनको एमएलए का टिकट दिया जाए, ऐसी चर्चा होती थी। और वो पहलवान वाला किस्सा, हाँ वो बता रहा हूँ। वो कोई कुश्ती लड़ी थी उन्होंने, तो उसमें कुश्ती में वो जीत गए थे और बड़ी कुश्ती थी, झंडे की कुश्ती कहलाती थी। तो नत्थू सिंह ने कहा कि तुमको हम एमएलए बनाएंगे। तो उन्होंने वो लोहिया जी को वो पूरी किस्सा सुनाया। अच्छा, उसमें क्या हुआ, लोहिया जी तो बीमार हो गए थे, वो तो आए नहीं। ये राम सेवक यादव बाराबंकी वाले जो थे, ये गए थे वहाँ पर ये देखने के लिए किसको इसको टिकट दिया जा सकता है। तो उनसे नत्थू सिंह जी ने कहा कि ये मैं और कहीं से लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन जसवंत नगर से मुलायम सिंह को कर दूँ। तो वो मुलायम सिंह को वहाँ से कर दिया गया सन 67 में, और वो जीत भी गए। और करहल से फिर वो लड़े नत्थू सिंह। तो इस तरह से दोनों ही एमएलए हो गए, दोनों लोग एमएलए। हाँ, और उससे मैं उनके जो खास टीम थी उन दोनों ही चुनाव में मैं काम कर रहा था, करहल में भी और जसवंत नगर के, क्योंकि हमारे कॉलेज के अध्यापक हो चुके थे। तो हमारे कॉलेज का सब स्टाफ और सारे लड़के दोनों ही लगे हुए थे, दोनों कॉलेज। यानी जिस विद्यालय में वो आपके छात्र रहे उसी में फिर वो आपके सहकर्मी, हमारे वो उसी विद्यालय में हमारे अध्यापक भी रहे। और मज़े की बात यह कि फिर बाद में हम उनके छात्र इसलिए हो गए कि उन्होंने हमारे नेता हो गए राजनीति में। और शायद उसी समय आपने वो कविता लिखी कि क्या वक्त है कि आज, क्या वक्त है मैं आज, क्या वक्त है कि आज उसी साए में खड़ा हूँ। क्या वक्त है आज मैं उस साए में खड़ा हूँ जिस पेड़ से कल मैंने कहा था मैं बड़ा हूँ। चलिए ये कोई बात नहीं है, हम तो हिंदी अंग्रेजी दोनों जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं। वो किसी बोल देंगे, नहीं बोलेंगे अंग्रेजी, बोले नहीं अंग्रेजी। वो उस वक्त आंदोलन चल रहा था समाजवादी पार्टी का कि भाई अंग्रेजी को प्रतिष्ठा के पे न रखा जाए, भारत की भाषा रहे। लेकिन समाजवादियों का नारा था, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, अंग्रेज यहाँ से चले गए। समाजवादियों के क्या, गांधी जी ने एक शब्द कहा था कि इस देश से अगर अंग्रेज चला भी गया और अंग्रेजी ने गई तो ये देश आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं होगा। ये गांधी जी का वाक्य है। इसी को ये समाजवादी सब लोग जो है गांधीवादी थे सतत, वहाँ से निकले। हाँ, कांग्रेस के अंदर जो गांधी के शिष्य थे उन्होंने समाजवादी सेल बनाई थी कांग्रेस के अंदर। बाद में उनकी गांधी जी का जब निधन हो गया, उनको हत्या कर दी गई। और जब उसके बाद 48 में वो लोगों ने निकल के ये सोच के कि अब कांग्रेस उस राह पे नहीं चल रही है, गांधी की राह पे नहीं चल पाएगी, तब इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई अलग बार। तो वो फिर नेताजी, इसका मतलब आपने बाद में एक दिन कहा भी और एक कविता भी लिखी है, क्या वक्त है आज उसके ही साए में खड़ा। हाँ, मैं मतलब ये कहा कि भाई जब उन्होंने हमको ही समझाने लगे और ये भी हुआ, फिर उसके बाद जब यश भारती दिया, हमको यश भारती दिया, तो हमसे कहा गया कि कुछ सुनाइए। तो मैंने ये 2 पंक्तियाँ पढ़ दी थी, क्या वक्त है आज उसके ही साए में खड़ा हूँ,
जिस पेड़ से कल मैंने कहा था मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ा हूँ। मेरे सामने जो पौधा था वो आज इतना बड़ा खड़ा है कि मैं आज उसके साए में खड़ा हूँ। वाह। और वो हमारे नेता हैं, हम उनके ये हाँ। अब मैं उनके उस राजनीतिक जीवन पर आऊं उससे पहले दो छोटे सवाल, चूंकि प्रसंग से निकल गए। जब वो विद्यार्थी रहा करते थे और आपने शायद एक बार कहा कि अगर कुश्ती लड़ोगे तो अखबार में तुम्हारा रोल नंबर खोजे नहीं मिलेगा। ये तो घटना ये थी कि हमारे मैं कई कॉलेज में सिर्फ लेक्चर नहीं था जी। मैं एनसीसी अफसर था। उस नाते मुझे गेम्स में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते थे उन सब से भी जुड़ा रहता था। खुद भी खेलता था मैं, वॉलीबॉल भी खेलता था, बैडमिंटन तो खेलता ही खेलता था और सारे खेलों में मेरा इंटरेस्ट था। तो जितने भी खिलाड़ी लड़के थे और अध्यापक दूर दूर रहते थे खिलाड़ी लड़कों से, हमें बड़ा इंटरेस्ट था। तो एक सरयुद्दीन त्रिपाठी लड़का था जो बाद में सिक्योरिटी अफसर हुआ विधानसभा में, और ये नेताजी थे दोनों, ये दोनों लोग सेलेक्ट हो गए स्टेट लेवल पे। वो पोल वॉल्ट में हो गया और ये हो गए कुश्ती में। इन दोनों को फिर ये सेलेक्ट होके इनको आसाम जाना था दोनों को। अरे वो महीना था करीब जनवरी मार्च फरवरी का था और एग्ज़ाम होने वाला। अप्रैल में इम्तहान होते थे उन दिनों। तो जो भी रहा हो, तो ये 2 महीने थे। तो उसमें मैंने इनसे ये कहा कि मैंने कि सरयुद्दीन 11वें में पढ़ते थे, तो मैंने कि सरयुद्दीन को जाने दो, आप मत जाओ। वरना ऐसा था कि आपको अगर आप गए तो आपका समय पढ़ नहीं पाओगे, तो अंग्रेज़ी में वैसे भी कमज़ोर हैं तो आप वो कर नहीं पाओगे। तो इन्होंने हमारी बात मान ली और फिर वो नहीं गए। लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक जुड़ी हुई घटना ये भी है कि इन्होंने हमसे ये कहा कि मैं अंग्रेज़ी में फेल नहीं होऊंगा। मैंने कैसे? तो इन्होंने आके एक कोई कुश्ती जीत गए थे, उसकी मैं शाबाशी दे रहा था। मैंने कि ये तो कुश्ती अच्छी थी, लड़ रहे थे, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ा करो। बोले मैं फेल नहीं होऊंगा। तो बोले मैं आपको बता दूंगा। मैंने कैसे? तो बोले कि आपने जो इम्पोर्टेंट हमें क्वेश्चंस बताए थे वो मैंने रट लिए हैं और आपको परसों आगे सुनाऊंगा। 2-3 दिन बाद ये आए तो इन्होंने हमको जितने हम जो जैसे उसमें एक नल दमयंती का कैरेक्टर था और जैसे उसमें एक वो जो भी थी वो उन्होंने सब सुना दिया और रटा हुआ। मैं काम कॉमा फुल स्टॉप स्पेलिंग सब हमको 1 घंटे हमने उनका आमदन लिया। हमने कहा अब आपको कोई फेल नहीं कर सकता, अब आप वाकई। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी शुरू से ही। तो ये गए नहीं वहाँ आसाम और फिर इम्तहान दिया तो पास हो गए। बाद में इसमें जो मज़ेदार घटना है कि ये संयोगवश वही लड़का जो था सरयुद्दीन त्रिपाठी, वो यहाँ DYSP हो गया, सिक्योरिटी अफसर। और 77 में ये हो गए इमरजेंसी के बाद 77 में के इमरजेंसी के बाद वो सहकारिता मंत्री थे ये। तो एक बार हम और ये भी जा रहे थे आगे आगे, मुलायम सिंह, और पीछे मैं था। वो दरवाजे पे खड़ा था, तो उसने सैल्यूट किया, अभी मंत्री थे। तो इन्होंने उसके कान में कुछ कहा तो वो अंदर चले गए। फिर वो जब मैं गया था बोले गुरुजी इनको समझा लो, ये मुझसे यूँ मुझे कहते हैं अक्सर जब पूछते हैं कि कुश्ती लड़ेगा। अब मैं क्या टाल ठोक दूँ तो क्या होगा? मैंने कहा नहीं, ये मुलायम सिंह का बड़प्पन है। वो तुमको ये बताते हैं कि तुम छात्र साथ साथ रहे, वो हमें अभी याद है मंत्री होने के बाद। ये नहीं तो मंत्री काय को बात करता है किसी से। तो ये तुम्हारे प्रति प्रेम प्रकट। बोले ये तो हम भी समझते हैं। यानी वो बचपन का जो याराना था वो कद और पद से नहीं, याराना क्या था, साथ साथ खेलते थे वो लोग साथ। एक किस्सा छोटा सा और उसके बाद राजनीतिक यात्रा पर हम लोग आएंगे। इमरजेंसी का वक्त है, शायद आप उसमें भी उसे व्यवस्थित कीजिएगा कि इटावा में नुमाइश का कोई कवि सम्मेलन होने वाला है और उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी जेल में हैं, इटावा जेल में। और वो उसके माइक जो है जेल तक लगे हुए हैं और पता चला कि आपको कहा गया कि कविता सुनाई। तो एक छोटी सी कविता जो आपकी मिले कि वातावरण भले डूबा हो घोर अंधेरे में। देखिए मैं जी
पूरी बात बता दूं मैं। ये मुलायम सिंह की बसरेयर कांड में एक जो कांड हुआ था जिसमें इन्होंने एक दलित महिला के साथ बदतमीजी करने के खिलाफ एक आंदोलन चला था वहाँ, उसके नेतृत्व इन्होंने किया था आंदोलन, मुलायम जी ने, और उसमें इनको जेल हुई थी। बाद में वो सारे का सारा थाना सस्पेंड हुआ था और इन्होंने जो थे वो इनकी बात सही निकली थी कि वो गलत थी, मैं तो इनको, लेकिन इन्हें जेल हो चुकी थी और जब छूटने वाले थे तभी इमरजेंसी लग गई। तो इनको फिर दोबारा उनको छोड़ा ही नहीं गया और ये कह के कि इनकी कंटिन्यू रखी जाए, इमरजेंसी में गिरफ्तार किया जाए, और इनके ऊपर ये कहा कि इनके जो खिलाफ जो रिपोर्ट दी थी LIU ने वो थी कि ही इज़ माइंड ऑफ नथू सिंह, माइंड ऑफ नथू सिंह। हाँ, ये इनके खिलाफ, तो इसी पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम लोग कब सम्मेलन था वहाँ नुमाइश का होता ही था और पूरे इटावा में लगते माइक आज भी। अच्छा। और तब भी लगते पूरे इटावा में, जेल के सामने ही नहीं, जेल तो बिल्कुल ठीक सामने थोड़ी दूर पे ही है वहाँ से, नुमाइश ग्राउंड से, वहाँ तो लगते ही लगते हैं जी। और उन दिनों एक बहुत अच्छा माइक था, वो अपने आप एडजस्ट करता था, जब लंबा कभी आ जाए तो ऊंचा हो जाता था और वो दूर से होता था, तो वो तो अलग बात है। तो हम गए मिलने मुलायम सिंह, तो इन्होंने, मुलायम सिंह ने पूछा कि हमसे कि क्या कविता सुनाओगे, इमरजेंसी के खिलाफ को सुनाइएगा। हमने कि उसमें लिख के आया है कि इमरजेंसी के बारे में कोई कभी बात नहीं, कि जो हमारे निमंत्रण कार्ड मिला है तो बोले वहाँ कौन रोक लेगा आपको। तो हमने कि उस वक्त अखंड प्रताप सिंह जो थे, जो जूही सिंह के पिताजी, ये उस वक्त DM थे। अच्छा। अजी मुलायम सिंह जी के बड़े प्रशंसक थे। तो हमने इनसे, और ये वो भी थे वहाँ, हमने कहा कि ऐसे ऐसे मुलायम तो मैं पढ़ूँगा, तो उन्होंने हंस के कहा कि पढ़ो जाए, फिर हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैंने एक कविता पढ़ी थी कि वातावरण भले डूबा हो घोर अंधेरे में, लेकिन साथी देर नहीं है नए सवेरे में। आंधी है नाराज कि दीपक, आंधी इंदिरा गांधी, आंधी है नाराज कि दीपक क्यों कर जलता है, मेरे आगे वंश उजाले का क्यों चलता है। उस पर रावण के बेटों की चालें गंदी हैं, सूरज चांद सितारे उनके घर में बंदी हैं, लेकिन कब तक इसका उत्तर रामायण देगी, जब तक फंसते नहीं राम लक्ष्मण के घेरे में। वातावरण भले डूबा हो घोर अंधेरे में। इसमें एक बंद बहुत खतरनाक था, कोहनी तक निर्दोष रक्त में जिनके हाथ सने, ऐसे ऐसे लोग न्याय के ठेकेदार बने। खबर नहीं आती है बाहर इनके नाटक की, खिड़की तक है बंद की इनके ऊंचे फाटक की। कल को यही विधायक होंगे ऐसी स्थिति के, सबको हक होगा जाने का सबके डेरे में। वातावरण भले डूबा हो घोर अंधेरे में। तो ये इस तरह की जब वो कविता हमने सुनी तो दूसरे दिन वहाँ एक देशभक्त अखबार निकलता था, और ये देवी दयाल दुबे, जो अभय दुबे के पिताजी थे, कुमार दुबे के, हाँ, तो वो भी क्रांतिकारी थे। उन्होंने वो कविता छाप दी और अखबार जेल में जाता है। अखबार जेल में नहीं जाता ही, वो तो बड़ा करने, वो तो सुन भी रहे थे, तो लेकिन उसमें जो मज़े की बात हुई कि उसमें एक अभय दुबे जी ने एक छोटी सी कहानी भी बताई कि किसी ज़माने में इसी नुमाइश पे, इसी ग्राउंड मंच पे शिशपाल सिंह शिशु ने एक कविता पढ़ी थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। अयोध्या सिंह उपाध्याय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो कि उस वक्त नायब तहसीलदार थे या तहसीलदार थे राजस्व विभाग में। हाँ, राजस्व विभाग में, और बड़े कवि थे, तो वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो शिशपाल सिंह शिशु ने एक कविता शुरू की, तो उस वक्त अंग्रेज़ों से युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने कविता पढ़ी थी कि नभ में भी संघर्ष छिड़ा है काले गोरे रंगों में, धरती पर संघर्ष छिड़ा है काले गोरे रंगों में। तो बादल ऊपर सफ़ेद और काले थे, तो नभ में भी संघर्ष छिड़ा है काले गोरे रंगों में और धरती पर संघर्ष छिड़ा है। तो उन्होंने रोका अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कि ये ऐसी कविता मत पढ़ो, तो जनता खड़ी हो गई। तो उन्होंने इस बात पे लिखा था कि उन्होंने कहा कि सरकार ने नहीं रोका
किसी ने उनको, नहीं तो वही कहानी दोहरा दी जाती है, क्योंकि जनता बड़ी खुश थी इस कविता से। तो आपको सुन रही थी जनता वो इस तरह से, और नेताजी इससे बहुत खुश हुए थे। नेताजी ने बाद में किया और वो भी खुश हुए, और कुछ हुआ भी नहीं। सो तो उसके बाद जल्दी से वो हो गया था, सब छूट गया। एक छोटा सा किस्सा वो जोड़ लेते हैं, चूंकि अंग्रेजी विरोध वाली बात आपने अभी अपने प्रसंग में की, तो आप शायद नेताजी के साथ उस वक्त दक्षिण भारत जाते हैं, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उस ज़माने में करुणानिधि होते हैं, और वो नेताजी से कहते हैं कि क्या भाई आप हमारे ऊपर हिंदी थोपने आए हो, और नेताजी कहते हैं कि नहीं, हम आपके ऊपर तमिल थोपने आए। उसको आप आज कैसे देखते हैं? तो वो किस्सा क्या था और आज? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुलायम सिंह जी एक इसको युद्ध स्तर पर अंग्रेजी के विरुद्ध वो विरोध करते थे। तो यहाँ एक एसपी थे, वो तमिलनाडु कैडर के थे और वो खूब तमिल जानते थे। उनको लेके और हम और वेद प्रताप वैदिक, हम और वेद प्रताप वैदिक थे, और वो थे, और दो और कुछ लोग थे जिनके नाम याद नहीं है। तो ये सब लोग तमिलनाडु गए थे। तो जब करुणानिधि से मिलने गए तो करुणानिधि जी ने कहा कि वेल मिस्टर मुलायम सिंह, यू हैव कम हियर टू इम्पोज हिंदी ऑन अस। तो मुलायम सिंह ने कहा नहीं, हिंदी नहीं, तमिल। तो मुस्कुराए वो। फिर उसके बाद जो किस्सा हुआ कि ये कोई जहाँ जिस सभा में गए थे, यादव महासभा के कुछ ऐसा था, उसमें तमिल में लिखा था मुलायम सिंह वेलकम। तो इन्होंने उछल के उसको नोच लिया, उस कागज़ को, उस कपड़े को, और ये कहा कि यहाँ पर तमिल में लिखा हो, नहीं तमिल में नहीं लिखा था, अंग्रेजी में लिखा, सॉरी। तो इन्होंने कहा देखो, यहाँ अंग्रेजी के बजाय तमिल में लिखा होता तो मेरा सम्मान होता, ये तो मेरा अपमान है। मैं अंग्रेजी के विरोध में बोल रहा हूँ और आप अंग्रेजी में मेरा सम्मान कर रहे हैं। तमिल में लिखा होता तो मुझे अच्छा लगता। ये बात वहाँ के तमिल के लोगों को बहुत पसंद आई, साहित्यकारों को, खासतौर से पत्रकारों को। तो जो मुख्य बात है इसमें, दूसरे दिन मुलायम सिंह जी का एक अभिनंदन हुआ पत्रकारों की और साहित्यकारों की तरफ से, तमिल साहित्यकारों की तरफ से। और ये पहला अवसर था कि कोई हिंदी के समर्थन में अंग्रेजी का विरोध करने वाला बिना पिटे हुए लौटा, पिटे हुए नहीं, सम्मान लेके लौटा है। क्योंकि एक किस्सा और भी है कि कुछ बच्चे विरोध करने गए तो नेताजी ने कहा पहले मेरी बात सुन। नहीं, वो इंदौर की है। अच्छा। ये कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। जी। एक इंदौर में हिंदी बेल्ट के जो वो हुआ था, इसके आरक्षण के, उन्होंने कह दिया था ना वीपी सिंह ने, क्या जो चाहे मुख्यमंत्री हो वो इसको लागू करे आरक्षण को। तो लालू यादव ने और मुलायम सिंह ने तो कर दिया था तुरंत। मैं उड़ीसा के, उन्होंने मना कर दिया था, बीजू पटनायक ने। तो वैसे इंदौर में कोई थे, गुजरात के एक थे, वो क्या नाम था उनका, तो ये लोग हाफ माइंड थे। तो इंदौर में एक सम्मेलन हुआ हिंदी बेल्ट का, या इसी के लिए उसमें जा रहे थे। तो आरएसएस के कुछ लोग थे, और वो उनको उस समय ये कांड शुरू हो गया था, कमंडल और मंडल वाला जो अयोध्या कांड। तो उसमें वो उनके विरोध करने के लिए उनकी गाड़ी पलटने की कोशिश की। तो उन्होंने वहाँ कहा, मुलायम सिंह जी ने, कि हमारी बात सुन लो, हम जिस काम के लिए आए हैं, अगर बात अच्छी लगे तो फिर वो उन्होंने जो भाषण दिया उसमें ये कहा कि जब आपके संविधान में लिखा है हम सबको आर्थिक न्याय देंगे, लेकिन नौकरी सिर्फ 17-10% अंग्रेज़ी जानने वालों को मिलती है, आईएएस की, पीसीएस की। तो ये आर्थिक न्याय है, ये आपकी समझ में आता है, इसलिए हम अंग्रेज़ी का विरोध कर रहे हैं। तो वही लोग जो उनके उसको जोड़ देते हैं दक्षिण से। हाँ, दक्षिण से। ये इंदौर का किस्सा है। इंदौर का यानी अगर इसको आज के नई पीढ़ी को आप स्पष्ट करें कि वो असल में अंग्रेजी का विरोध की बजाय भारतीय भाषाओं की मजबूती का आंदोलन था। हाँ। और जो गैर बराबरी विरोध नहीं था। हाँ। उसका सिर्फ था कि वो प्रतिष्ठा, ये तो जो गांधी ने कहा। हाँ। कि अगर अंग्रेजी फिर भी प्रतिष्ठा में, वैसे तो अंग्रेजी जब भाई हमारी जो आसाम की स्टेट है, अरुणाचल का है, उसमें तो अंग्रेजी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है।
तो वो आप अंग्रेजी जा तो सकती नहीं और भाषाएं कभी मिटती नहीं, और हम अंग्रेजी खुद लेक्चरर हैं, हम कैसे कर सकते थे। जी। लेकिन अंग्रेज, ये बात सही है कि ये बात उन्होंने कही कि जब आपके प्रियम्बल जो कल आपने पढ़ के सुनाया उसमें तो है कि नहीं ये कि हम सबको आर्थिक न्याय देंगे, तो सिर्फ अंग्रेजी 10% IAS अफसर जो है वो अंग्रेजी में जानने वाले ही बैठ सकते हैं। उस समय तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि जो और काम करो उसमें ये कि PCS की और उसकी परीक्षा में भारतीय भाषाओं को भी ऑप्शन दिया जाए। हिंदी बेल्ट में हिंदी को, तमिल बेल्ट में तमिल को, और जो भी है जो है वो, यानी अंग्रेजी बाधा न बन जाए कि कोई क्वालिफाई ही। हाँ, अब बहुत से ऐसे लड़के हैं जो हिंदी में बहुत अच्छे उनसे प्रगति, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए वो सेलेक्ट नहीं होते थे। तो ज्ञान इसका का विरोध किया। इस का बात से वो लोग जो विरोध कर रहे थे गांधी जी, उनकी मुलायम सिंह की गाड़ी पलटने आए थे, वो उन्होंने फिर उनका सम्मान किया। ये ठीक है, वो वहाँ की नहीं है। तो बहुत दिलचस्प किस्सा। अब आखिरी में उस राजनीतिक पड़ाव की तरफ आते हैं सर। पहला चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपको लड़ाया जा रहा है, और आप चूंकि वहाँ से लड़ रहे थे जब नेताजी को आप चुनाव लड़ाने वालों में शामिल हैं, और आपने एक छोटा सा बंद लिखा कि नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है, और सब विपक्ष की बिखरी ताकत एक मंच पर ला दी है। ये असल में ऐसा हुआ था कि जनता दल बनाने में उस समय जब जनता दल भी बिखर रहा था, जब जी बाद में तो मुलायम सिंह जी ने जो समान विचार के जो प्रोग्रेसिव लोग थे उस सबका एक दल बनाया था, और उसमें ये कविता लिखी गई थी कि मैनपुरी वो इलाका है जहाँ से पहला समाजवादी संसद में गया है। वो गया 57 में बंशीधर धनगर, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीत के गए थे, और उस समय के बादशाह गुप्ता जो सिटिंग MP थे कांग्रेस के, उनको 52 में जीते थे, उनको हराया था 57 में। तो सन 57 में पहली, उस वक़्त कोई नहीं गया था। वो बाद में तो मैनपुरी तब से है। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी और लोकदल का विलय हो गया। तो वो एक तरह से वो, लेकिन वोटर तो वही था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी वाला। तो 2 बार फिर रघुनाथ सिंह वर्मा रहे वहाँ मंत्री, MP। हाँ। फिर उसके बाद बलराम सिंह यादव कांग्रेस में हो गए सन 84 में। तो उस वक़्त समाजवादी पार्टी ने, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर जातिवाद बिल्कुल नहीं था। रघुनाथ सिंह वर्मा को पहले दिया मुलायम सिंह जी ने, और मुलायम सिंह ही टिकट देने वाले होते थे, और लोकदल चरण सिंह के सबसे नज़दीक थे वही। वो सन 84 में चौहान थे, पहले मंत्री भी रहे, उनका रविंद्र सिंह चौहान को टिकट दिया मुलायम सिंह के खिलाफ, लेकिन बलराम सिंह के खिलाफ, बलराम सिंह यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के बलराम सिंह के खिलाफ मुलायम सिंह ने टिकट दे दिया उनको, और पूरे उनके लिए घूमे। मैनपुरी से आप फिर मैं 9वीं लोकसभा में रहा, 10वीं में रहा। हाँ। फिर आपकी छोड़ी हुई सीट पर नेताजी ने कहा कि हम केंद्र से कि हम पर दबाव है केंद्र की राजनीति में आने का, तो हम कहाँ से लड़ें। तो मैंने कहा आप यहाँ से लड़िए, जब हम जैसा नॉन पॉलिटिकल आदमी जीत जाता है तो यहाँ से आपके नाम पर तो आप जीत जाएंगे, तो आप लड़िए। तो वो लड़े। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं आऊँगा नहीं, आप ही को चुनाव लड़ना पड़ेगा। तब मैं उनके पूरा मैंने देखा वो चुनाव, वो भी देखा, बाद के भी देखे। यानी एक दौर उदय प्रताप सिंह जी उस रेतीले इटावा के इलाके में नेताजी को प्रचार करा रहे थे उनके पहले चुनाव में, और फिर वहां से आप राजनीति में आते हैं 1-1.5 दशक बाद, 1.5-2 दशक बाद। उस बीच में एक बड़ी घटना है, मैं चाहता हूं कि सर उस पर कुछ आपका प्रकाश डालें। नेताजी मुख्यमंत्री बने हैं पहली बार, और मंडल आंदोलन का वक्त है। मंडल आंदोलन के वक्त VP सिंह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, और यहाँ पर हैं नेताजी, और उस समय भाजपा और RSS मंदिर आंदोलन खड़ा कर रही है, और रथ यात्रा, कार सेवा, अयोध्या,
गोली चलना, उस वक्त का किस्सा कुछ अगर आप साझा करें। नहीं, वो एक वो है ना, देखिए ऐसा था कि ये बहुत उस पर हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया था कि वो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है जी वो यथास्थित रखा जाए। जी। ये मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने ये आंदोलन जो चला रहे थे, तो मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री के नाते और उस आदेश के अंतर्गत सारे साधुओं को गिरफ्तार, जो लोग साधु नहीं थे वो हिंदू महासभाई थे और भगवा वस्त्रधारी, उन सबको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो लोग बराबर ये उत्तेजना दे रहे थे कि इस ढांचे को ढहा दो ताकत से। इधर बीपी सिंह ये चाहते थे कि ये मन की बात ये है कि उस समय जो कांग्रेस थी, हमको लगता है वो भी इसके हिंदू उसके मंदिर के पक्ष में ही ज़्यादा थे और वो कोई बहुत एक्टिव नहीं थे। तो उस वक्त सिर्फ मंडल और कमंडल की सीधी से लड़ाई थी। तो बीपी सिंह जी जो थे, वो चूँकि उनकी भी कांग्रेस की बैकग्राउंड रही, तो उनका भी रोल अजीब सा था। तो उन्होंने मुझे, ये जो संतोष भारती थे फर्रुखाबाद के, वो एमपी थे, पत्रकार भी है, आज भी है और अच्छे हमारे मित्र भी हैं। उन्होंने हमको कहा कि बीपी सिंह जी चाहते हैं कि आप चले जाएं मुलायम सिंह जी के पास और उनको साधुओं को छुड़वा दें, क्योंकि रामलाल राही जो थे उस वक्त गृह मंत्री, वो गए थे, मुलायम सिंह ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि ये वो टेलीफोन ही नहीं उठाते हैं प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री बीपी मुलायम सिंह। तो हमने कही नेताजी, हमने ये क्या किस्सा है? बोले दिवाली का दिन था। बोले कैसे आ गए? हमने कि दिवाली के दिन, हमने कि ऐसे ऐसे हमको भेजा गया है। तो दो बातें उन्होंने कही कि एक तो ये है कि वो बीपी सिंह कांग्रेसी रहे, तो उनके दिमाग में ये है कि उन्होंने हमें मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में मदद की है, लेकिन हम मुख्यमंत्री अपने आप बने हैं, उन्होंने नहीं बनाया। तो जब हम बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि उनके सेक्रेटरी से वो बात नहीं करते। तो जब वो बात करते हैं तो हम क्यों करें? हमने कही कि ये बात नहीं, बात दूसरी है, मुद्दा देश का है। तो वो ये कह रहे हैं बीपी सिंह कि हम उनसे बातचीत करके साधुओं से कोई मसला निकाल सकते हैं, एक मीटिंग बुला रहे हैं और आप छोड़ नहीं रहे इन्हें, तो वे चाहते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। तो मुलायम सिंह ने कहा कि साधु सब जो हैं ये ढांचा गिराने के चक्कर में है, इसलिए मैंने गिरफ्तार कर लिया है और ये अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो ये हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देंगे। पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, जब बीपी सिंह कह रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है, वो प्रधानमंत्री है, वो नहीं तो इतिहास में लिखा जाएगा मुलायम सिंह की जिद से ये बातचीत नहीं हो पाई, नहीं हो सकता है कि बातचीत से हल निकल आता। तो ये आप अपने क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर ये खतरा? तो कहा कि देखिए ऐसा है कि हम कह रहे हैं वो होगा, तो भाई ये सब अंडरग्राउंड हो जाए, कोई नहीं जाएगा वहाँ मीटिंग में, ये सब बातें हैं। और उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं हैं कि ये इसमें कई ऐसे लोग हैं जो दोनों तरफ हैं। इशारे में उन्होंने कहा। वही हुआ, छोड़ तो दिया उनने कहने से, लेकिन वो सारे लोग जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए और फिर उसका नतीजा हुआ कि वही जो 30 नवंबर को गोली चली, तो वो गोली इसीलिए चली उस दिन कि उन लोगों ने ढांचा गिराने की कोशिश की और ये नृपेंद्र उस वक्त वहाँ डीएम थे, इनसे कह दिया था कि मुख्य सचिव जो भी थे, इनसे इन्होंने आदेश दिए, नृपेंद्र मिश्रा ने आदेश दिए होंगे या जो भी, जो कह उस वक्त बातचीत चल रही थी वो कि वो गोली चली वहाँ, जो मारे गए, उसका फिर बड़ा प्रचार हुआ। उसी बात पर मुलायम सिंह को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने विधानसभा के ग्राउंड में खड़े होकर ये एक बात दी थी कि बीपी सिंह ने उदय प्रताप सिंह को मेरे पास भेजा, उन्होंने मुझको से ये कहा कि इनको छोड़ दिया जाए, तो मैंने इनके कहने से छोड़ा और ये कह के छोड़ा था कि ये होगा और वही बात हुई है, लेकिन मैं ये इस्तीफ़ा देता हूँ। मैंने यानी वो और इस बात को हमारे लोग कह नहीं पाते हैं। ये कहना चाहिए कि वो स्टे ऑर्डर था
हाँ। उस वक्त हमने संविधान के अनुसार काम किया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा भी दिया है कि हम यथास्थिति रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी, और उसे वो मुख्यमंत्री रहते उनको निभाना था। एक और तथ्य मैं जोड़ दूं सर, जो नृपेंद्र मिश्रा उस समय मुख्य सचिव हुआ करते थे, वो बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो देखिए, और राम मंदिर ट्रस्ट में भी IAS किसी का नहीं होता, नौकरशाह ज्यादातर जी, वैसे उन्हें कानून से काम करना चाहिए, लेकिन वो जिसकी सरकार होती है उसके होते हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। नेताजी आपको गुरु मानते रहे आखिरी वक्त तक। एक वीडियो हमने देखी जिसमें बहुत आखिरी दिनों की है, जब पार्टी ऑफिस में जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वो आपको बहुत सम्मान से बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आपने हमें डांटा, और आप पूरी विनम्रता से आपने कहा ही है कि आप आपके गुरु भी रहे और आप उनके भी गुरु रहे, दोनों चीज़ें हैं। एक वक्त और आता है जब नेताजी के गुजर जाने के बाद उनको पद्म विभूषण मिलता है, और उनके बेटे हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, और फिर एक खबर दिखाई देती है कि पद्म विभूषण लाकर अखिलेश यादव जी ने नेताजी के गुरु के हाथों में। ये तो उनकी हमारे प्रति आदर था, भावना थी, और वो नेताजी का भी सम्मान था। और ये तो बात सही है कि नेताजी से हम तो अखिलेश जी से भी दुगने समय से जुड़े थे। अखिलेश जी का जन्म 72 का, हम नेताजी से जुड़े थे 58 से जुड़े हुए। तो ये 60 साल 60-70 तो मैं हम लोग बड़े नज़दीक रहे, तरह तरह से नज़दीक रहे, साथ अध्यापक रहे, साथ एक विचारधारा थी, और साथ काम किया, इलेक्शन लड़े, सब सुख दुख उठाए। तो इसलिए वो तो जाहिर है, शुकाबाद में जब वो कर रहे थे तब भी हम जुड़े रहे उनसे, शुकाबाद आते जाते, तो वो तो उन्होंने किया। तो लेकिन अखिलेश की जी के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो राजनीति के उनमें जो दूरदृष्टि होती है वो इनमें है, जो ज्ञान होना चाहिए वो इनमें है। जो एक सफल राजनीतिक वो होता है जो कभी क्रोध न करे, और बुरी सी बुरी बात का भी जवाब हंस के दे और अच्छी तरह से दे। भाषा का स्तर इतना गिरता जा रहा है राजनीति में, उसमें अगर किसी कोई अपना स्तर भाषा का गिरने से बचाए हुए है तो वो नाम अखिलेश यादव का राजनीति में दिया जा सकता है, केवल नंबर 1। इसलिए मैं उनको थोड़ा सा नंबर ज़्यादा देता हूँ राजनीति में। दूसरी बात ये जो PDA का जो है मसला, ये उन्होंने है तो PDA जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार है। संविधान जो है ये जो पिछड़े दलित थे, जो पिछड़े थे, जो आरक्षण दिया है, तो एक तो आदिवासियों को दिया है आरक्षण, 3 लोगों को दिया, एक शेड्यूल्ड कास्ट। ये शेड्यूल्ड कास्ट क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट जो है कि जो पहले तो पिछड़ों का उत्थान करना था, उन्हें जोड़ना था। पिछड़ों में जो अति पिछड़े थे उनकी एक सूची बनाई गई और वो संविधान में जोड़ दी गई, उसको कहा गया शेड्यूल्ड कास्ट। उनसे जो बच रहे उनको अदर बैकवर्ड का, ये अदर शब्द कहाँ से आया? जो उनसे बचे। ये बहुत से लोग नहीं जानते कि OBC का क्या मतलब है, अदर बैकवर्ड क्या मतलब। अदर माने अदर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और वो उनको अदर वो, और एक आदिवासी ट्राइब, उनकी भी शेड्यूल बन गई। इन दोनों से जो बचे वो बैकवर्ड। तो ये एक ही क्लास था, ये संविधान का मतलब था, लेकिन इसको राजनीतिज्ञों ने आपस में लड़ाने की कोशिश की। जो अखिलेश जी का विजन में जो देख रहा हूँ कि जो संविधान की मंशा थी कि ये तीनों एक है, तभी तो अदर बैकवर्ड कहा, वो और अदर बैकवर्ड वो उन्होंने एक मंच में लाके फिर खड़े कर दिए। PDA उसका, हाँ, ये इनकी पॉलिटिकल विजडम का सबसे बड़ा उदाहरण है, और उसका फल भी उन्हें मिला कि ये आज वो तीसरी पार्टी में, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में संसद में उपस्थित हैं। और अगर यही हाल रहा और PDA का इसी तरह रहा तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि सन 27 के चुनाव में बहुत दूसरे सुखद परिणाम होंगे। नेताजी जब शुरुआत कर रहे थे तो मंडल आंदोलन के सामने मंदिर और कमंडल का आंदोलन, वो भी एक सांप्रदायिक चुनौती थी। अखिलेश यादव जी पर आपने चूंकि बात कर दी है,
तो अखिलेश यादव जी जिस समय राजनीति में हैं, उनके सामने भी कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है धर्म के नाम पर बंटोगे कटोगे। किसकी राजनीति को मुश्किल देखते हैं? पहली बात है, इसके बारे में मेरे अपने विचार हैं, वो पहले बता दूं जी कि हिंदू राष्ट्र को बनाने की जो नारा है, जी ये बीजेपी जो नहीं कर रही है, ये नागपुर का पुराना एजेंडा था। जी जब संविधान बन के तैयार हुआ तब भी ये कहा गया कि इसमें मनुस्मृति की कोई बात नहीं है, इसमें हिंदू की कोई उत्थान की कोई बात नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो ये असल में उनका वो है। आज इत्तेफाक से बीजेपी की सरकार है। अब उनके सामने दो समस्याएं हैं। एक तो उन्होंने जब आरएसएस के वो स्वयंसेवक बने थे तब एक शपथ खाई थी कि हम हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, लेकिन संविधान हिंदुत्व के लिए काम करने की इजाज़त देता नहीं है। संविधान की स्पिरिट जो है उसमें आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने तो इस पर पूरा लेख लिखा है। जब इन्होंने कहा कि केवल राम भक्ति ही देशभक्त हो सकता है, तो मैंने कहा राम भक्ति तो हमने भी छंद लिखे हैं राम पर 50, लेकिन हम देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि हम राम को देवता नहीं मानते, हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। और इसलिए वो अब कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई किसी की पूजा का, काली बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, आसाम में शक्ति की पूजा होती है, तो क्या ये देशभक्त नहीं है? या जो सिख लोग हैं जो नहीं मानते राम को, वो देशभक्त नहीं है? मतलब बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ये राम को नहीं मानते। सब राम को मानने वाले तो अवध के अलावा आप दक्षिण हिंदुस्तान में कृष्ण को ज़्यादा मानते हैं। आप उनके जितने भी नाम राम के तो मंदिर भी नहीं है, नहीं, सब कृष्ण के नाम पे नाम है। पार्थ सारथी, गोपाल कृष्ण, यानी आपको मिलेंगे, राम पे बहुत कम नाम मिलेंगे। तो ये मैंने उसका वो कहा, ये संविधान का इजाज़त नहीं थी किसी एक को करे। आप ये देखिए कि ये तीनों, एक बात तो ये समझने की है कि बहुत ज़रूरी कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी ये अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। बिल्कुल। अगर सेकुलरिज्म खत्म हो गया, आज नेपाल में सेकुलरिज्म नहीं था, वहाँ हिंदू स्टेट थी, वहाँ डेमोक्रेसी का क्या हाल है आपने देखा। इस्लाम का क्या हाल है जो पाकिस्तान का, वहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, थियोक्रेटिक स्टेट थी, तो डेमोक्रेसी वहाँ नहीं है नहीं। और अच्छा, इसी तरह से रशिया है, रशिया सबसे बड़ी सोशलिस्ट कंट्री थी, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। तो जो आयरन कर्टेन थी उसके रहने के कारण सोशलिज्म डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये उदाहरण है, हम देश को देखें कि बिना सोशलिज्म के, बिना डेमोक्रेसी के सोशलिज्म नहीं रह सकता, उसी तरह से बिना सोशलिज्म के डेमोक्रेसी और बिना सेकुलरिज्म के डेमोक्रेसी नहीं रह सकती। अब ये लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का विरोध करते हैं। योगी जी कई बार कह चुके हैं कि सब सोशलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बाद में जोड़ा गया, लेकिन ये बाद में नहीं जोड़ा गया, ये उनकी स्पिरिट में शुरू से था कि किसी भी तरह का भेद। भाई है क्या चीज़, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल इक्वलिटी इज डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म, रिलीजियस इक्वलिटी इज सेकुलरिज्म, और सोशल इक्वलिटी इज सोशलिज्म। दे आर ऑल द थ्री आर बेस्ड ऑन द वन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड मैन। अब ये सवाल ये है कि आप ये कहें कि हम एक इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, दूसरे नहीं करते, तो ये इनकी मजबूरी है कि इन्होंने कसम खाई थी आरएसएस में कि उसको हिंदू स्टेट बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि संविधान को जब इन्होंने देखा कि हम बदल नहीं पाएंगे, और संविधान को 400 का नारा दे के बदलने के जो इरादे थे जब ख़त्म हो गए, तो उन्होंने एक दूसरा बाईपास निकाल दिया कि संविधान यही रखेंगे, लेकिन काम हम अपना करेंगे पीछे से बाईपास है। उसके उन्होंने कितने काम किए? पहला काम ये किया कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनकी स्वायत्तता समाप्त कर दी गई। प्रेस से लेके आप और बड़े चार्ल्स के साथ में उन्होंने ऐसे ऐसे राष्ट्रपति बनाए जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कह ही नहीं सकते थे। कई ऐसे हमारे राष्ट्रपति हुए हैं पहले वाले जिन्होंने सरकार की बात को नहीं माना है। KR नारायणन, अब्दुल कलाम, ये लोग बहुत हुए। राजेंद्र प्रसाद, ज्ञान जैल सिंह भी।
ज्ञानी जैल सिंह को हमने भी कहे, लेकिन उसको फखरुद्दीन अली अहमद थे और वह ये ऐसे लोग थे। ज्ञानी जैल सिंह तो थोड़े से झुके हुए थे कांग्रेस की तरफ, लेकिन ये तो बिल्कुल झुके हुए हैं। और दोनों उपराष्ट्रपति और दोनों ये लोग तो उनके उपराष्ट्रपति उनके सामने खड़े नहीं होते, बैठ नहीं सकते, झुके रहते हैं। तो इसलिए ये बात तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन आरएसएस यानी आप भी मानते हैं सबसे बुनियादी खतरा है। नहीं, वो नहीं आरएसएस है, वो जो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि जो स्वायत्तता समाप्त कर दी सारी में जो संवैधानिक संस्थाएं थी। सबसे बड़ी जो समाजवाद कहता है वो अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ना नहीं चाहिए। 84 करोड़ लोग जो हैं उनको खाना सरकार देती है, गरीबी का सबसे, हालांकि आपके गूगल पे ढूंढो तो 28 करोड़ है गरीब, लेकिन 84 करोड़ खाना सरकार खिलाते तो कितने हुए, कहाँ से हुए। तो दूसरी बात यह है कि जिस तेजी से करोड़पतियों की संख्या, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, उससे दो फासला गरीबी और अमीरी का और बढ़ता जा रहा है। ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा विपरीत इच्छा के विपरीत हो रहा है। तीसरी बात यह है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसीलिए पंचायत राज तक की कल्पना की गई। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ये सारे इन्होंने यहाँ तक कर दिया कि जो विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो अंतर था उसको भी खत्म करके, और ये कार्यपालिका को प्रमुख बनाना चाहते हैं। अभी तक न्यायपालिका पे वो जादू नहीं चल पाया, लेकिन कार्यपालिका का और उसका तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। संसद जो अलग चीज़ थी कार्यकारिणी से, कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी थी, लेकिन जब से ये आए हैं तब से इनकी मर्जी चलती है संसद में। ये उत्तरदायी नहीं रहे, और उत्तरदायी नहीं रहे जो डेमोक्रेसी का मूल है उसमें उत्तरदायी इसलिए ना आज तक इन्होंने एक प्रेस नहीं की। तो जब से सवाल ही नहीं किया जा सकता, विदेशों में की, यहाँ हिंदुस्तान में दूसरी बात यह है कि जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा देते हैं। आंसरेबिलिटी इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आंसरेबिलिटी इन्होंने ख़त्म कर दी, तो ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इसलिए इनके हम खिलाफ हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के पीडीए ने संविधान बदलने की मंशा को रोका और कामयाब नहीं। वो उन्होंने जब इन्होंने बाईपास निकाला, तो उन्होंने भी उसको, उन्होंने बाईपास नहीं निकाला, उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया। जो उसकी स्पिरिट थी, उसको एक कर दिया। जो उसकी एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिट जो थी उसको एक स्थूल बना दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि ये जो है हमारा है, जो पीडीए जो पिछड़ा है, दलित है, जो अल्पसंख्यक है या आदिवासी है या आदि आबादी है, इन लोगों को जो आपने साइड में कर रखा है उसको हम मुख्य धारा में जोड़ने की फिर कोशिश कर रहे हैं। यही संविधान का वो था। तो आपका सर अनुभव लोकसभा और राज्यसभा दोनों का रहा है, और आज भी आप देखते हैं, आप चूंकि 92-93 साल की उम्र में जो आपकी स्मृति है या जो सक्रियता है, हम चाहते हैं कि वो और बरकरार रहे। अब बदलाव बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कि उस समय की परिस्थितियां ज़्यादा मुश्किल थी या अब? नहीं, परिस्थितियां तो अब मुश्किल तो देखिए, उस वक्त कोई विचारधारा अलग अलग थी। मुलायम सिंह की एक स्पीच है लोकसभा में, जिसमें मुलायम सिंह ने खड़े होकर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था, वाजपेयी जी हम आपका बहुत आदर करते हैं, आपकी विद्वता का आदर करते हैं, और अगर आपके ऊपर आरएसएस का चिप्पा न होता तो हम आपको अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। तो उस वक्त विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन हम और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, एक बार अंडमान निकोबार से लौट रहे थे, तो हवाई अड्डे पे उस वक्त ये कमंडल वाला किस्सा बहुत चल रहा था। तो एक पत्रकार ने पूछा अटल बिहारी वाजपेयी से कि आपका मंदिर बनने के बारे में क्या विचार है। तो जैसी उनकी आदत थी, उन्होंने कहा कि मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन उसने पूछा लेकिन क्या? लेकिन भारत माँ का मंदिर नहीं बिगड़ना चाहिए, ये वाजपेयी ने कहा।
तो उसके बाद उस पत्रकार ने हमसे कहा, आप बताइए, आप तो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से है। और हमने कहा जो वाजपेयी जी ने कहा है उसको 100% मैं डिटो करता हूँ। मंदिर के कहाँ बने, उसकी खिलाफत कौन कर रहा है? लेकिन ये जो भारत माँ का मंदिर उन्होंने कहा है, हम कह रहे हैं ये संविधान की जो है वो आत्मा खत्म नहीं होनी चाहिए, इतना ही फर्क है। और भारत माँ का क्या, ये संविधान से ही तो भारत जीवित रहेगा। बिल्कुल सही। तो ये हमारा, हम उसको डिटो करते हैं। तो विचारधारा में अंतर होते हुए भी हम लोग एक बात कह देते थे। आज ये नहीं है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कई बार ऐसा हुआ, एक बार वाजपेयी जी ने हमसे कहा कि आप लोग जात-पात बहुत फैलाते हैं, बीजेपी वाले। अच्छा, ये आपको भी सुनना पड़ता रहा? हम लोग को भी आज सुनना पड़ता है कि हम ही जातिवादी हैं। हाँ, हम जातिवादी। तो हमने तो उसी वक्त एक आदमी आया और उसने बीजेपी के पैर, उनके वाजपेयी जी के पैर छुए। हाँ। हमने कहा कि साहब ये बताइए, कौन चाहता होगा, छूने वाला चाहता होगा कि जात बनी रहे, कि जो छुलवाता है पैर वो छुल रहे? पर जिसके छुए जाते हैं वो चाहते होंगे जातवाद बना रहे। जातवाद खत्म हो गई तो आपके पैर कौन छुएगा? तो खूब हंसे वो। तो ये हम लोगों की हंसी मजाक ऐसी, अब ये वो बात नहीं रही है। आपने शायद एक कविता लिखी है जो मैं पढ़ रहा था, अगर बहारें पतझड़ जैसा रूप बना उपवन में आए, तो माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। उसमें एक बंद आता है जो कि उपवन में यदि बिना खिले ही कुछ कलियां मुरझाने, ये जो आरक्षण की या जो मुख्य धारा से जोड़ने वाली है, ये अपनी अपनी किस्मत है। कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती, झुके झुके जीवन भर भू पर, माना बस किस्मत है, लेकिन क्या ये महक नहीं सकती है? जो संविधान है वो उन कलियों को महकाने के लिए तो कोशिश कर रहा था। तो क्या वो नहीं सकती? अगर मिले अवसर अंगारों सी क्या दहक नहीं सकती? यही तो संवैधानिक स्पिरिट थी। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर लेकिन अगर वो ऊपर ऊपर ही बैठ जाए, धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बैठ जाए, तो हो क्या रहा है कि जो आज भी देख लीजिए आप, उस जमाने में, कांग्रेस के ज़माने में भी थोड़ा सा हाँ दिक्कत तो थी। अब वो हमारी पार्टी में एनडीए बन गया, इसलिए इंडिया बन गया, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन उस जमाने में भी वो, तो उस वक़्त जो गरीब और अमीर की और दलितों की और इनकी जो फ़र्क बढ़ रहा था वो तो था। समाजवाद इसी का नाम भी है इसका। हाँ, बहुत लंबी बातचीत हो गई, बहुत वक्त आपने दिया। आखिर में एक दो छोटे छोटे सवाल। आपने नेताजी को भी बहुत करीब से देखा, आपने अखिलेश यादव जी को भी बहुत करीब से देखा। कोई दो समानता और दो ऐसी चीज जो दोनों में अलग हो? देखिए, समय अलग है। उनके ज़माने में अंग्रेज़ी का विरोध किया जा सकता था, विरोध नहीं किया जा सकता था। अंग्रेज़ी के बारे में बोला जा सकता था कि अंग्रेज़ी प्रति, लेकिन आज कोई अंग्रेज़ी के बारे में इसलिए नहीं बोल सकता कि हमारे ये लैपटॉप और ये सब अंग्रेज़ी से ही चल रहे हैं। एक तो ये है कि तो वक्त बदल गया है। दूसरी बात यह कि तब साइकिल से चुनाव लड़ा जा सकता था। आज साइकिल से चुनाव अगर हम लड़ सकते, अगर हेलीकॉप्टर नहीं अखिलेश जी जाएंगे तो क्या मुलायम सिंह की तरह साइकिल से चुनाव जीत जाएंगे? तो जब ज़माना बदला है तो वो बदलाव तो आया, वो तो बदलाव है। वरना आते कुछ नेताजी की उनमें भी है, अखिलेश यादव जी। हाँ, उसका ये है कि एक दिन नेताजी ने हमसे कहा जी अखिलेश जी के बारे में कि ये जिद्दी बहुत है। तो मैंने कहा लड़का किसका है? तो दोनों में जिस बात को ठान लेंगे वो भी करते थे, और अखिलेश जी भी जो ठान लेते हैं सो करते हैं। दोनों में एक चीज़ है, एक चीज़ है। दूसरे ये कल्चर एक है। अखिलेश जी भी विपक्ष का भी सम्मान करते थे, हर आदमी का करते हैं। और नेताजी ने तो कमाल है कि यहाँ तक कि अशोक यादव जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे शुकावाद से, उन्होंने एक दिन मुझसे आके कहा, जब अखिलेश जी की माता जी की डेथ हो गई थी तो अशोक गए थे वहाँ नेताजी के पास सैफई, तो नेताजी उन्हें कार में बैठाने बाहर आए। तो अशोक यादव ने मुझसे कहा कि गुरुजी, मैं उनसे 2 बार चुनाव हारा, लेकिन मैं हार नहीं माना, लेकिन कल जब वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए तो मैं हार मान गया। तो वो गुणों में था, वो इनमें भी है, ये तो है। तो जो संस्कार तो एक ही है ना, वो एक कल्चर है, और वो उस कल्चर को ये भी निभा रहे हैं।
और मैं अंतर तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन समय का अंतर बहुत हो गया। समय का अंतर। हाँ, आगे भविष्य में लगता है अखिलेश यादव जी जो राजनीति कर रहे हैं, समाजवाद का फिर से एक नया अध्याय। नहीं, उसको आप परिवर्तन तो देखो होगा, अब समाजवाद का नहीं। अब जब आप कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं और उसके साथ हो रहे हैं, लेकिन मैंने बात जो पहले कही कि उनके पास जो विज़न है और जो बदली हुई परिस्थितियों में अपने को तत्काल बदलने का जो उनमें कौशल है और जो समझदारी है, अगर ये समझदारी नहीं होती तो पीडीए का कंसेप्ट आ ही नहीं सकता था। और बड़ा संवैधानिक कंसेप्ट है, इसका कोई विरोध नहीं। इनके पास पीडीए का विरोध करने का कोई तरीका नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लड़ाई वैचारिकी की है। अब इसके खिलाफ क्या वैचारिकी पैदा कर सकते हैं ये? अब इसके दूसरी बात ये है कि इसके खिलाफ अगर आपने यहाँ ज़्यादा धर्म को आगे लाए तो आपको वोट सब कट जाएगा। तो इस तरह से जो धर्म के नाम पर जो कर रहे, देखा आपने अयोध्या का रिजल्ट क्या हुआ, जहाँ पर उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, जहाँ राम की प्रतिष्ठा, राम को जो दुनिया को पैदा करते हैं उनमें प्रतिष्ठित उन्होंने जो राम को लाए हम उनको लाएंगे इस तरह की बात है। राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे। तो मैंने एक छंद लिखा था कि सारी धरा धाम जन्म राम धन जन्म से हुई है, धन्य निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। रोम रोम में बसे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक वृत्त में न डालिए। वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे जो, ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए। राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। मेरा छंद ये जब जीते के आए अवधेश, तो मैंने कहा कि मेरा छंद हो गया, राम ने संभाल लिया अयोध्या को, बीजेपी को नहीं संभालने दिया। बहुत और ये होके रहा। इसलिए एक ऐसा, ये पीडीए एक ऐसा मंत्र है कि जिसका कि धर्म का भी विरोध नहीं कर सकता, के नाम पर भी विरोध नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत धन्यवाद। आपने बड़े शार्प और विद्वतापूर्ण क्वेश्चन पूछे, तो इसलिए मुझे भी पुरानी यादें दोहरा दी मैंने। आपसे बातचीत करने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पाया, क्योंकि आपके स्मृतियां और विचार एक युग की तरह हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक 9 दशक का जो जीवन रहा आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का, और पिछले तकरीबन 5 से 6 दशक राजनीति और साहित्य दोनों को बहुत करीब से आपने देखा था, तो आप नीचे कमेंट्स करिएगा। और इतना समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।